हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं जीएसटी की रिविजनरी सीरीज और आज इसका लेक्चर 10 लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आज हम लोग उन दो चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सीए इंटरमीडिएट के करिकुलम में न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं। नवंबर 23 तक ये दोनों ही चैप्टर्स नहीं थे। मई 24 ऑनवर्ड्स ये दोनों चैप्टर्स यहां पर इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपने रेगुलर लेक्चर के ही लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। और जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आप लोगों को बीच बीच में वो आप लोगों को बीच में क्लिपिंग आ जाएगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा विच वाज नॉट कवर्ड इन दोस क्लासेस, तो वो आप लोगों के सामने क्लैरिटी आ जाएगी। वो मैं आप लोगों को क्लिप प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस इसको ऐसे देख लोगे तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। फॉर द अनइनिशिएटेड, हम लोगों ने इनकम टैक्स का रिविजन स्टार्ट किया था 1 फरवरी से। 4 मार्च को ये कंप्लीट हुआ है और 5 मार्च से हमारा जीएसटी का रिवीजन शुरू हुआ था। और आज है 29 मार्च, जहां पर हम अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स और टीडीएस एंड टीसीएस कर रहे हैं। बस 2 लेक्चर्स और बाकी हैं, उसके बाद ये रिविजनरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हो तो या फिर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक फॉर नोट्स। वहां से जाकर आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसी वाले पेज पर आपको बाकी सारे चैप्टर्स के, बाकी सारे लेक्चर्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं वो सारे के सारे आपको मेरी बुक से मिल जाएंगे। सो यू कैन परचेज द बुक परचेज करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सर शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। हम लोग करते हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 13 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, और बहुत ही आराम से ये चैप्टर आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेसिकली इस वाले चैप्टर में सारी चीजें ये मेंशन है कि आपको आपको किस टाइप के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स अपने प्रेमिसेस में मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, तो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी होगा, आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी होगा। तो वहां पर कहां पर आपको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कैसे कैसे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे, वो सारी चीजें यहां पर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, कुछ तो जनरल ज्ञान है और कुछ स्पेसिफिक ज्ञान है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, तो वो सारा ज्ञान यहां पर आएगा। ठीक, ये एक नया चैप्टर है जो नवंबर 23 तक नहीं था एग्जाम में। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स पेयर्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड रिपोर्टिंग देयर ओन टैक्स लायबिलिटीज। तो इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल, मतलब हर चैप्टर को ही मैंने एकदम ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है कि आप उसको खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तभी जो मेरी इनकम टैक्स और जीएसटी की बुक्स भी हैं उस पर सेल्फ स्टडी बुक ही लिखा हुआ है कि आप अगर उसको खुद से भी एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, दे मस्ट कैलकुलेट द टैक्सेस दे ओ एंड सबमिट रिटर्न्स फॉर स्पेसिफिक टैक्स पीरियड्स. Compliance verification is conducted by the tax department through document checks rather than physical inspections. तो जो भी compliance की चेकिंग होती है तो डिपार्टमेंट क्या करता है, अकाउंट्स और रिकॉर्ड से करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन से नहीं करता है। Taxpayers are obligated to maintain financial records and accounts which may be examined during compliance verification. तो आप लोगों को ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करके रखने होते हैं। देखो, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स, जो भी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने जीएसटी में रजिस्टर करवाया हुआ है, दे मस्ट कीप रिकॉर्ड्स एट देयर मेन प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, उनको अपनी मेन प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। वेयरहाउस ओनर्स, स्टोरेज ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स मस्ट आल्सो मेंटेन स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो अगर आप वेयरहाउस ओनर हो, आप स्टोरेज ऑपरेटर हो या आप ट्रांसपोर्टर हो, तो इवन इफ यू नॉट रजिस्टर्ड यू नीड टू मेंटेन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स. The commissioner can require specific groups of taxpayers to maintain additional records or use alternative methods for accounting if necessary. ठीक है, तो जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं उन लोगों को जो अपने वही मैंने आपको बताया था ना कि जो आपके मेन है, जो जनरल रिकॉर्ड्स हैं वो तो आपको मेंटेन करके रखने ही होते हैं। कमिश्नर कई बार आपको ये भी बोल सकता है कि देखो ये एडिशनल रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके रखने हैं। Taxpayers have the flexibility to maintain their records electronically or manually and there is no prescribed format for record keeping. ये बड़ी अच्छी बात है। The CGST Act and state GST laws specify the records to be maintained and the retention period. तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं और कब तक आपको रखना है उनको, रिटेंशन पीरियड मतलब कब तक उसको रिटेन करके रखना है। Additionally, the provisions for accounts and records under the CGST Act apply to the IGST Act as well. अब देखो, यहां पर 2 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 2 सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 35, दूसरा है सेक्शन 36। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा सेक्शन 35 होगा और लास्ट में थोड़ा सा सेक्शन 36 भी आ जाएगा। तो अब आप जो भी पढ़ने जा रहे हो वो पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 35 है। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो भी आप पढ़ोगे वो सेक्शन 35 होगा। तो देखो,
हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एट विच प्लेस? तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे दोनों जगह आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखनी है। तो एवरी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल, हर रजिस्टर्ड इंडिविजुअल को मस्ट मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एट देयर मेन प्लेस ऑफ बिजनेस रेफर टू एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज वेल एज एट एनी एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस मेंशन्ड इन देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेफर टू एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इफ द, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्पेसिफाइज मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स फॉर ईच लोकेशन मस्ट बी केप्ट एट द रेस्पेक्टिव प्रेमिसेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मल्टीपल बिजनेसेस है, ठीक है, मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, मेरी कपड़े की दुकान है उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, तो मुझे प्रयागराज वाले रिकॉर्ड्स प्रयागराज में रखने पड़ेंगे, लखनऊ वाले रिकॉर्ड्स लखनऊ वाले ऑफिस में रखने पड़ेंगे और कानपुर वाले कानपुर में रखने होंगे। Unless proven otherwise, if any documents, registers or accounting books belonging to a registered person are discovered at any premises not listed in the registration certificate, it will be assumed that the registered person maintains them. ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे सारी के सारी जगहों के नाम मेंशन है, अगर किसी ऐसी जगह पर भी आपके बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स या अकाउंटिंग बुक्स वगैरह मिल जाते हैं, तो माना जाएगा कि उनको आप ही मेंटेन करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, और बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है। ठीक है, मतलब एक बार जब आप इसको पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है, तो इसको ऐसा भी नहीं है कि याद करने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्या है, अ ट्रू एंड करेक्ट, ये आपको करने होंगे 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 में कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि कमिश्नर कई बार एडिशनल रिकॉर्ड्स के लिए भी बोल देता है। तो प्राइमरी रिकॉर्ड्स कौन से हैं? A true and correct account of the following is to be maintained. ठीक है, क्या क्या चीजें, बहुत ही नॉर्मल चीजें, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सबसे पहले आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए आप कुछ तो खरीदोगे, इनवर्ड सप्लाई करोगे, और फिर जब ये गुड्स और गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो जाएंगे फिर आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे उसकी। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ स्टॉक ऑफ गुड्स बचेगा, स्टॉक ऑफ गुड्स बचेगा, उस पे कुछ आपके पास आईटीसी अवेलेबल होगा। देख लो कैसे ये याद कर सकते हो आप लोग पूरी अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के। ठीक है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए, बट हाउ कैन यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स सीक्वेंशियली, कैसे, एकदम एक पिक्चर बना के। आप ये सोचो आपको आपके पास किस किस चीज के रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप करते क्या हो, आपको आप गुड्स बनाकर बेच रहे हो। ठीक है, तो जितने भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किए, जितने भी गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए, वो वाले रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने कुछ इनवर्ड सप्लाई चाहिए होगी, ली होगी, तो उस इनवर्ड सप्लाई के रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। ये गुड्स और सर्विसेज आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे, वो आउटवर्ड सप्लाई का कर लो। उसके बाद आपके पास कुछ स्टॉक भी तो बचेगा, तो स्टॉक ऑफ गुड्स के आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लो। फिर जितना भी आपने खरीदा था और प्लस ये जो स्टॉक ऑफ गुड्स है, इस पर आईटीसी भी अवेल किया होगा आपने, तो आईटीसी जितना भी आपने अवेल किया, ठीक है, जितना आईटीसी आपने अवेल किया उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर जो गुड्स आपने बेचे, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, ये हो गया, और सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड में यहां पर आना होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को और क्या क्या चीजें प्रिस्क्राइब्ड है। सिंपल हो गया, आई थिंक ये याद भी हो गया होगा। सारा खेल गुड्स का आता है, गुड्स को आपको प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, उसके लिए आप कुछ इनवर्ड सप्लाई लोगे, कुछ आउटवर्ड सप्लाई करोगे, फिर आपके पास स्टॉक बचेगा। अब आप आईटीसी अवेल आपने कितना किया है बोलोगे। ठीक है, अब इनवर्ड सप्लाई पर आपने आईटीसी अवेल किया होगा, आउटपुट सप्लाई पर आपको क्या करना होगा, आउटपुट टैक्स पेएबल करना होगा। तो देखो, दिस इज रिलेटेड टू इनवर्ड सप्लाई, दिस इज रिलेटेड टू इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक, इनपुट टैक्स अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेएबल और अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सारे के सारे पॉइंट्स याद हो गए। ठीक, वेरी नाइस। आगे देखो, The commissioner may instruct specific taxable individuals to maintain extra accounts or documents for specific purposes. If the commissioner believes that some taxable individuals cannot maintain accounts as per the regulations, they can allow these individuals to maintain accounts in a manner prescribed by the authorities with written reasons provided. ठीक है, अगर कमिश्नर को लगता है या फिर मैं जाता हूं कमिश्नर के पास, मैं कहता हूं कि सर ये सारी चीजें मैं नहीं रिकॉर्ड मेंटेन कर पाऊंगा, वो पूछेगा क्यों, मैं उसको रीजंस बता दूंगा। ठीक है, तो वो कहेगा अच्छा ये मेंटेन कर सकते हो, मैं कह दूंगा हाँ ये थोड़ा बहुत मैं मेंटेन कर सकता हूं, तो वो लिखकर मेरे को दे देगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये तो आपके प्राइमरी रिकॉर्ड्स हो गए, ये तो आपको हर रजिस्टर्ड इंडिविजुअल को करने ही करने। आओ बात करते हैं कि एडिशनल रिकॉर्ड्स किस टाइप के मेंटेन करने होंगे। ठीक है, एडिशनल रिकॉर्ड्स किस टाइप के मेंटेन करने होंगे, ये देखो आप।
तो दी एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय स्पेसिफिक पर्संस, स्पेसिफाइड पर्संस आर एज अंडर। रजिस्टर्ड पर्सन को कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स करने होंगे? रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स मस्ट मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन 35(1). 35(1) वाला वही हो गया जो हम लोगों ने 5-7 चीजें बात की। These records include keeping a record of goods or services imported या exported। ठीक है, तो अगर आपने कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है उसके रिकॉर्ड्स आप रखो। फिर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाईज दैट इनकर टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज वाला सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, इंक्लूडिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज इनवॉइसेस, बिल्स ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान्स, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, रिसीट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स एंड रिफंड वाउचर्स। ठीक है, तो एक चैप्टर अभी हम लोग करेंगे टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स वाला। वहां पर इन सारी चीजों के बारे में बात होगी कि पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसीट वाउचर क्या होता है, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं, रिफंड वाउचर्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में, इनवॉइसिंग वाला चैप्टर मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग कल करेंगे। इस चैप्टर में इन सभी चीजों के बारे में बात होगी। मेंटेनिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एनी एडजस्टमेंट्स मेड। तो अगर आपने कोई एडवांस लिया है या आपने कोई एडवांस दिया है तो उन सबके भी आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होंगे। Documenting details such as the names and complete addresses of suppliers from whom they receive the goods or services subject to taxation under the act। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा कि जहां से भी आप लोगों ने गुड्स वगैरह, गुड्स या सर्विसेज लिए हैं जिस पर टीडीएस कटा है, सब्जेक्ट टू टैक्सेशन मतलब टीडीएस वाला, तो अगर टीडीएस कटा है तो वो सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। Documenting the names and complete addresses of the recipients of goods or services as required with the provisions of this chapter। तो अगर कुछ स्पेसिफिक रेसिपिएंट्स के बारे में, डिटेलिंग के बारे में मेंशन्ड है तो वो भी आपको नोट करना होगा। Recording the complete address of the premises where goods are stored, including those in transit, along with the details of stock stored there। ठीक है, तो आपको बेसिकली अपना वेयर हाउस का या जो भी आपका स्टॉक हाउस है वो आपको उसकी भी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, रिकॉर्ड्स रखने होंगे। However, if taxable goods are discovered to be stored at locations not declared, अगर कुछ लोकेशंस जो कि आपने डिक्लेयर नहीं किए हैं फिर भी वहां पर टैक्सेबल गुड्स पाए जाते हैं, एंड विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, और वहां पर उन गुड्स का डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, द प्रॉपर ऑफिसर विल कैलकुलेट द टैक्स पेबल ऑन दोज गुड्स एज इफ दे हैड बीन सप्लाइड बाय द रजिस्टर्ड इंडिविजुअल। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर उस पर टैक्स निकालेगा ये मानते हुए कि नहीं सप्लाई तो तुम ही नहीं किया है, तुम्हारा माल इधर पड़ा है, तुम्हें पता भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा माल अगर इधर पड़ा है मतलब हम मान लेंगे कि तुम ही ने सप्लाई किया है और उस पर तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी हम निकाल देंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हम निकालेंगे। Suppliers are obligated to maintain records related to stock of goods and tax details except for those who have opted for composition scheme। ठीक है, तो आपको stock of goods और tax की डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी, लेकिन composition scheme वालों को नहीं करना है ये सब। ठीक है, अब इन रिकॉर्ड्स में क्या क्या होगा? These records must include accounts of stock which should include information about opening balance, receipts, supplies, losses, thefts, destruction, write-offs, gifts, free samples and the remaining stock including raw materials, finished goods, scrap and wastage। और दूसरी चीज क्या हो गई? A tax details account containing information about the tax payable including reverse charge, tax collected and paid, input tax credit claimed along with the register of tax invoices, credit notes, debit notes and delivery challans issued or received during each tax period। ये सारे आप लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये तो हो गई रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स की बात। ठीक है, एडिशनल रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो एडिशनल रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड पर्संस को ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अब एजेंट को कौन कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे? देखो, एवरी एजेंट शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स डिपिक्टिंग द, एजेंट को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे? Particulars of authorization received by him from each principal to receive supply goods services on behalf of such principal separately। तो अगर कोई मेरा एजेंट है तो मैं उसको ऑथराइजेशन दूंगा ना, उस ऑथराइजेशन की कॉपी उसको रखनी होगी कि देखो मुझे निशांत कुमार ने बोला है कि मैं निशांत कुमार के बिहाफ पर उनके गुड्स या सर्विसेज को बेच सकता हूं या उनके बिहाफ पर मैं उनको रिसीव कर सकता हूं। Particulars including description, value and quantity wherever applicable of goods or services received on behalf of every principal। प्रिंसिपल ने जो भी सामान दिया एजेंट को, उसका भी एजेंट को रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखना होगा। Particulars including description, value and quantity wherever applicable of goods or services supplied on behalf of every principal। तो ये भी करना पड़ेगा। Details of accounts furnished to every principal। तो जितने भी प्रिंसिपल को जो भी आपने अकाउंट्स फर्निश किए वो सारी डिटेल्स आपके पास रखनी होंगी। एंड टैक्स पेड ऑन रिसीट्स या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, ये सब आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ना याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप अपने आप को एजेंट के शूज में पुट करके देखो। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप अगर अपने आप को एजेंट के शूज में पुट करके देखोगे तो एकदम मैजिकली आपके दिमाग में सारी चीजें नहीं आ जाएंगी, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे ना और अपने आप को एजेंट के शूज में पुट करके देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें बहुत ही ऑब्वियस है।
ठीक है। तो एक बार आपके अंदर से ये ऑब्वियस वाली फील आ गई ना, उसके बाद ये सारी चीजें याद करनी बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हो। आगे देखो, मैन्युफैक्चरर को कौन से एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होते हैं? Apart from other records, every registered person manufacturing goods has to maintain monthly production accounts showing quantitative details of raw materials, services used in the manufacture, and quantitative details of the goods so manufactured, including the waste by the products thereof. ठीक है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मंथली रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि आपने कितने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने कितने गुड्स और सर्विसेज लिए, और अभी कितने गुड्स आपके मैन्युफैक्चर हुए, वेस्ट वगैरह कितना हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपको रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखनी होंगी। सर्विस प्रोवाइडर देखो, every registered person supplying services has to additionally maintain the accounts showing quantitative details of goods used in the provision of the services, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड सर्विसेज सप्लाइड। तो जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है, आई एम अ सर्विस सप्लायर, तो अब मुझे कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं? मुझे ये करना होता है कि मैं सर्विस सप्लाई करने के लिए कौन कौन से गुड्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास गुड्स के नाम पर यही है, ये कैपिटल गुड्स, ये पेंसिल है, ये आईपैड है, ये लाइट वगैरह लगी हुई है, कैमरा है, ये और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसके सबके रिकॉर्ड्स मेरे पास है। मतलब मेरी बैलेंस शीट में there's a camera, there's an iPad, there's a pencil, there's a light, and everything is already there in my balance sheet. ठीक है, तो सर्विस सप्लाई करने के लिए जो भी मैं इनपुट सर्विसेज या इनपुट गुड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सारे के रिकॉर्ड्स मेरे को मेंटेन करके रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होंगे? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट्स फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शोइंग सेपरेट अकाउंट्स। उसको क्या क्या रखने होंगे? देखो, द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आप किसके बिहाफ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो सारे लोगों के नाम और पते। Description, value and quantity wherever applicable of goods or services received for the execution of works contract। तो works contract में क्या हो जाएगा? आपने works contract देने के लिए जितने भी आपने goods या services receive किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, description होना चाहिए। Description, value and quantity wherever applicable of goods or services utilized in the execution of works contract। ठीक है, यहां पर तो आपने रिसीव किया और यहां पर रिसीट के बाद आपने यूटिलाइज किया। ठीक है, यहां पर बस आपके पास आ गया, अब उसमें से कितना यूज हुआ वो आपको यहां पर मेंटेन करना होगा। द डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं तो फिर मेरे को हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पैसा मिला वो भी मेरे को यहां पर नोट करना होगा। एंड द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम whom he received goods or services। और मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जहां से भी मैंने गुड्स या सर्विसेज ली हैं, उन सबके सप्लायर्स के नाम और पते मेरे पास होने चाहिए। इधर देखो, कस्टोडियन, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अब ये लोग कौन होते हैं इसके बारे में आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे जब आप लोग वो कस्टम्स एक्ट पढ़ोगे। तो कस्टम्स एक्ट में क्या होता है कि एक कस्टोडियन होता है। ठीक है, जब जो भी आपके गुड्स होते हैं वो जहाज से इंडिया के बाहर से इंडिया में आते हैं, शिप्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, शिप्स के थ्रू वो गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आते हैं, तो वहां पर कस्टम्स स्टेशन पे कोई एक कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन का काम क्या होता है कि जितने भी गुड्स आए हैं उनको वो एक बार प्रॉपरली चेक वगैरह करता है कि जितना भी वहां पर जो भी बिल है उसके हिसाब से यहां पर गुड्स प्रॉपरली आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग सीए फाइनल में पढ़ोगे कस्टम्स के बारे में। और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट भी कुछ इसी टाइप का बंदा होता है जो कस्टम्स के लिए यूजफुल होता है, राइट। अब उन लोगों को कैसे अकाउंट्स और कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं? देखो, custodian or clearing and forwarding agents who have control over goods as carriers or in the role of handling deliveries or dispatches to recipients on behalf of registered individuals must maintain accurate records for the goods they manage on behalf of these registered individuals। तो clearing and forwarding agents का काम क्या होता है कि वो गुड्स लेकर सप्लायर्स को पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो उनके पास उन सब लोगों की डिटेल्स होनी चाहिए, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स की, जिन सप्लायर्स को वो लोग देने जा रहे हैं उन सब की डिटेल्स होनी चाहिए। These records must be provided to the proper officer whenever requested। तो जब भी कोई प्रॉपर ऑफिसर इन अकाउंट्स की रिक्वेस्ट करेगा तो वो दे देने चाहिए। आगे देखो, फिर फाइनली हमारे पास आता है ओनर या ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस, गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ओनर या ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस या गोडाउन और ट्रांसपोर्टर। तो इसमें तो हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए बात की थी ना कि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं भी है तब भी इनको कुछ ना कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो क्या अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं? ये देखो, owners or operators of warehouses or storage facilities as well as transporters are required to maintain records of information related to the sender, recipients and other relevant details of stored goods in the manner prescribed। ठीक है, कॉमन सेंस है ये तो, सेंडर रेसिपिएंट सबकी डिटेल्स रखो आप।
If they are not already registered for GST, they must obtain a unique enrollment number by electronically applying through form GST ENR 01 on the GST कॉमन पोर्टल। तो ये अगर मान लो वेयरहाउस या गोडाउन का कोई ओनर या ऑपरेटर या फिर कोई ट्रांसपोर्टर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले लें। Those enrolled in another state or union territory are considered enrolled in the current one as well. और अगर कोई किसी दूसरे स्टेट में enrolled है तो उसको इस स्टेट के लिए भी enrolled मान लिया जाएगा। They can also update the provided information but cannot use any GSTIN, क्योंकि GSTIN तो दूसरे स्टेट का होगा। Transporters engaged in the business of transporting goods must maintain records of the goods transported, delivered, and those in transit, including the GSTIN of the registered consignors or consignees for each of these branches. Owners or operators of warehouses or storage facilities must maintain accounting records indicating the duration for which specific goods remain in the warehouse. This should include details of dispatch, movement, receipt and disposal of such goods. ठीक है, तो जो भी warehouses के owners या operators हैं उनको क्या क्या करना होगा, उनको ये देखना होगा कि कौन सा सामान कितनी देर के लिए, कितने दिनों के लिए मेरे warehouse में पड़ा रहा, और फिर dispatch, movement, receipt और disposal का भी सारा रिकॉर्ड रखना होगा। Store goods in a way that allow item wise and owner wise identification and facilitate physical verification or inspection by the proper officer upon request। तो यहां पर ये बोला गया है कि वेयरहाउस के ओनर्स या ऑपरेटर्स को अपने वेयरहाउस में इस तरह से माल रखना चाहिए कि अगर प्रॉपर ऑफिसर आपसे पूछे कि बताओ ये वाला माल किस सप्लायर का है, तो आप बता पाओ। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा माल है, तो आइटम वाइज, तो सप्लायर वाइज भी होना चाहिए, आइटम वाइज भी होना चाहिए, जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ जब भी कोई इंस्पेक्शन के लिए आए। इधर देखो, हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड। तो ये तो बात हो गई थी ऊपर जो हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। यहां बात हो रही है हाउ विल द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बी मेंटेन्ड। The records can be kept manually. Registered individuals who choose to maintain their books of accounts manually must number each volume in a sequential order. तो अगर आपके पास मैनुअल आप रख रहे हो तो उसकी नंबरिंग आपको करनी होगी। Records can be kept in electronic form. तो books of accounts encompass any electronic data stored on electronic devices. तो जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिकली डेटा रखा है, चाहे आपने टैली में रखा हो, चाहे आपने किसी और सॉफ्टवेयर में रखा हो, तो उसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मानेंगे। Registered individuals may maintain these accounts and other details in electronic form or electronic devices and must authenticate them using a digital signature. ठीक है, तो एक डिजिटल सिग्नेचर बनता है आपका। तो अगर आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करवाया हुआ है तो आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो, उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग धीरे धीरे जब आर्टिकलशिप करोगे ना, तो प्रैक्टिकली करके देखोगे, तब आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। Proper electronic backups of these records must be kept in a way that allows for the restoration of information in case accidents or natural disasters within reasonable time frame. तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह आ जाता है तो आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, जिससे वायरस वगैरह के आने के बाद आप अपने डेटा को रिस्टोर करवा पाओ। If requested, individuals maintaining electronic records must provide the relevant records or documents in hard copy or electronically readable format duly authenticated. तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये हार्ड कॉपी में भी दे सकते हो, प्रिंट करवा के आप हार्ड कॉपी में दे सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शुक्र है रिकॉर्डेड नहीं दिया। चलो ठीक है, आ जाओ इधर देख लो। When accounts and records are stored electronically, individuals must, upon request, provide details of files, passwords, and explanations for access codes if necessary, along with a printed sample copy of the stored information. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये सारे चैप्टर्स ऐसे जो ये 5 चैप्टर्स बचे, इसमें मेरे समझाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये प्योरली थियोरेटिकल चैप्टर है, ये प्रोसीजरल पार्ट है, तो इसमें बस यही है कि प्रोसीजर ही प्रोसीजर है, आपको पूरा प्रोसीजर याद करना है, दैट्स इट। ठीक, आओ देखो। No erasing or overwriting of entries. Entries in registers, accounts and documents should not be erased or overwritten. ठीक है, entries in registers, accounts and documents should not be erased or overwritten. Incorrect entries, except those of a clerical nature, should be crossed out with attestation and then the correct entry should be recorded. ठीक है, तो जो भी इनकरेक्ट एंट्रीज होती हैं वो आपको उसको क्रॉस आउट कर दो और वहां पर आप अटेस्ट करो उसको अपने डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके, और फिर करेक्ट एंट्री को आप रिकॉर्ड करो। इफ रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली, अ लॉग ऑफ एवरी एडिटेड और डिलीटेड एंट्री शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो यहां पर ये आया हुआ है कि अगर आप अकाउंट्स ऑनलाइन बना रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बना रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वहीं पर टैली पे आपने चेंज कर दी एंट्री को, तो जितनी भी एंट्रीज आप चेंज करोगे उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करो। कौन करता है? चलो, accounts maintained by registered individuals along with all invoices, bills of supply, credit and debit notes and delivery challans related to stocks, deliveries, inward supplies and outward supplies must be preserved for the duration specified in section 36. अब section 36 के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे।
These records, if maintained manually, should be kept at all related places of the business mentioned in the registration certificate and should be accessible at each related place of business where digital record keeping is used. तो ये आपको हर जगह पर रखने पड़ेगा. Registered individuals must, upon request, produce the books of accounts required to be maintained under any currently applicable law. तो आपसे मांगा जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे देना यार. देखो, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू मेंटेन द अकाउंट्स. अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? If a registered person does not maintain accurate records of goods or services as required by section 35(1), the competent officer will calculate the amount of tax owed for the unaccounted goods or services or both as if the registered individual had supplied them. तो ऑफिसर जो है अपनी मर्जी से कुछ भी आपका टैक्स निकाल देगा. Relevant provisions of section 73 and 74 as applicable will be used to determine this tax amount accordingly. तो 73 और 74 वाले sections लग जाएंगे, वो आप बाद में पढ़ोगे. Last topic, section number 36 of this chapter. पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स. तो जो भी आपके अकाउंट्स है, हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कि अकाउंट्स अकाउंट्स में क्या क्या आप लोगों को मेंटेन करना होगा. उसके बाद हम लोगों ने बात की कि अकाउंट्स कहां आपको रखने होंगे. फिर अभी हम तीसरी चीज कर रहे हैं कि कब तक आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे. पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स. Any registered individual required to maintain books of accounts or other records as per the guidelines in section 35(1) must keep them for a duration of 72 months from the deadline for submitting the annual return for the relevant year associated with those records. ठीक है, तो हर साल जीएसटी में आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है. हम लोग रिटर्न्स वाला चैप्टर जब करेंगे, परसों करेंगे रिटर्न्स वाला चैप्टर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एनुअल रिटर्न आपको कब कब फाइल करना होता है. ठीक है, एक तो आपके मंथली रिटर्न्स होते हैं, जो जीएसटीआर 3B होता है वो आपका मंथली रिटर्न होता है, वो आपको हर महीने फाइल करना होता है. उसी तरह से एक फाइनेंशियल ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है. एनुअल रिटर्न की जो भी डेडलाइन होगी उससे 72 महीनों तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है. However, a registered individual who is involved in an appeal, revision or any other legal proceeding, ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई इस टाइप की प्रोसीडिंग चल रही है, before an appellate authority, revisional authority, appellate tribunal or court, whether indicated by them or by the commissioner, whether initiated by them or by the commissioner, not indicated, initiated by them, or is under investigation for an offense under chapter 19, must retain the books of accounts and other records related to the subject matter of such appeal, revision proceedings or investigation for a period of 1 year after the final resolution of the appeal, revision proceedings or investigation, or for the previously mentioned 72-month period, whichever is longer. तो अगर आपके पास आपके ऊपर कोई अपील वगैरह में आप फंसे हुए हो या आपके कुछ भी इस टाइप की कोई चीजें चल रही हैं, तो जब अपील वगैरह का फाइनल रेजोल्यूशन आ जाए तो उसके बाद भी 1 साल तक आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, या अगर वो 72 महीने के अंदर वाले ही पीरियड आता है तो 72 महीने तक आपको रखना होगा. उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो. और हमारा ये वाला चैप्टर, जैसा कि मैंने कहा था, आधे घंटे का चैप्टर है. आधे घंटे से पहले 29 मिनट में ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. चलिए जी, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. हम लोग करने जा रहे हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स वाला चैप्टर. छोटा सा चैप्टर है, होपफुली ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो नोट्स आप लोगों को मिल ही गए होंगे. आओ देखो, टीडीएस और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स is a system originally introduced by the income tax department. पता है हमें, डीटी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं. It is a method for collecting taxes where a certain percentage of the payment is deducted by the recipient at the time of paying the supplier. अब देखो यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स में डीटी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो रेसिपिएंट कौन होता था? जब हम डीटी पढ़ रहे थे तो रेसिपिएंट होता था जिसको पैसा मिलता था, जिसको पैसा मिलता था. ठीक है, यहां पर रेसिपिएंट पैसे मिलने वाले को नहीं बोलते. यहां पर रेसिपिएंट किसको बोलते हैं हम? यहां पर रेसिपिएंट के लिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में एक मंत्र रटवाया था कि जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है. ठीक है, तो क्योंकि इस बार, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, नवंबर 2023 तक जब मैं डीटी में टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर पढ़ाता था तो मैं पेयर और रेसिपिएंट टर्म्स यूज करता था. मैं पेयर और रेसिपिएंट्स टर्म यूज करता था. ठीक है, बट क्योंकि इस बार जीएसटी में भी टीडीएस और टीसीएस इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो इसीलिए मैं, अब आप देखो पूरे के पूरे डीटी की किताब में टीडीएस वाले चैप्टर में कहीं पर भी आपको रेसिपिएंट टर्म नहीं दिखाई देगा, आपको पेई दिखाई देगा. ठीक है, एक आध जगह अगर कहीं रेसिपिएंट आ गया होगा तो बात अलग है, लेकिन हमने पूरा का पूरा टीडीएस पढ़ लिया, यहां पर पेई ही होता था. ठीक है,
पेयर और पेई ही हम लोग बात करते थे, तो जो पेयर होता था वो आपका टीडीएस काटता था। यहां पर पेयर कौन है? यहां पर पेयर इज द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। यहां पर बात तो सप्लाई की हो रही है ना, यहां पर बात तो सप्लाई की हो रही है, तो कोई एक सप्लायर होगा, कोई एक रेसिपिएंट होगा। रेसिपिएंट कौन होगा? जिसको सप्लाई मिल रही है। तो जो रेसिपिएंट होगा वही तो पैसा देगा, तो टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस जो पैसा देता है वही तो टीडीएस काटता है, ठीक है, जो पैसा देता है वही टीडीएस काटता है। तो यहां पर टीडीएस कौन काटेगा? रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई विल डिडक्ट योर टैक्स एट सोर्स, ठीक है। तो देखो it is a method for collecting taxes where a certain percentage of the payment is deducted by the recipient। तो यहां पर recipient कौन? जीएसटी वाला recipient, जो पैसा देता है वो recipient होता है at the time of paying the supplier। This approach shares the responsibility of tax collection between the payer and the tax authority। TDS ensures a consistent flow, ये वगैरह 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 ये सारी चीजें, ठीक है। आओ TDS के प्रोविजंस पर बात करते हैं, सेक्शन नंबर 51, ठीक है। सेक्शन 51 कई बार हम लोगों ने ये सेक्शन का नाम सुना हुआ है, सेक्शन 51, ठीक है। ईसीओ के केस में कभी सुना, कभी चार्ज ऑफ जीएसटी के केस में सुना, मतलब वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू दिस सेक्शन नंबर एंड दैट सेक्शन नंबर इज सेक्शन नंबर 81, ठीक है, सॉरी 51, सेक्शन नंबर इज 51। देखो, in the context of GST system, section 51 of the CGST Act 2017 outlines the authority and process for tax deduction at source। The TDS provisions grant the central government the authority to mandate the following individuals or entities referred to as deductors to withhold tax from payments made to the suppliers of taxable goods or services। तो किन किन को TDS काटना है? तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एस्टैब्लिशमेंट्स 51(1)(a) में ये लोग TDS काटेंगे। लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंटल एजेंसीज या पर्संस और कैटेगरीज ऑफ पर्संस एज नोटिफाइड, ठीक है। तो इन चार लोगों को अथॉरिटी दी हुई है कि आप टीडीएस काट सकते हो। कौन? पहले तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंटल एजेंसीज, और चौथा जिनको भी और सरकार नोटिफाई कर दे, ठीक। आओ देखो अब, रिगार्डिंग डिडक्टर्स फॉलोइंग अंडर सेक्शन 51(1)(a, ये वाले 51(1)(a) वाले कौन से? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। The TDS regulations are applicable to specific designated authorities within the Ministry of Defence, while other authorities under the Ministry of Defence are exempt, ठीक है। तो सिर्फ Ministry of Defence को ही TDS काटना होगा, बाकी किसी को TDS नहीं काटना है। The central government has issued notifications for the following categories of persons under the D clause of subsection 51 of section 51 of the CGST Act। ये 51(1)(d) ये था ना आपका 51(1)(d), दिस इज सेक्शन 51(1)(d), ठीक है। सेक्शन 51(1)(d) में क्या था कि इन लोगों को ये है ना, पर्संस और कैटेगरीज ऑफ पर्संस आर नोटिफाइड। तो कौन कौन लोग नोटिफाइड है वो यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहला अथॉरिटीज, बोर्ड्स एंड अदर बॉडीज। दूसरा सोसाइटीज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट। और तीसरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब ये जो अथॉरिटीज, बोर्ड्स और अदर बॉडीज हैं, ये कहां से आई हैं, कैसे आई हैं? तो एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा, established by any government with 51% or more participation through equity or control to perform certain functions, right? अब it has been clarified in circular number ये that the condition of 51% or more participation through entity or control applies to both 1 and 2. Consequentially, section 51 of the CGST Act applies exclusively to such authorities, boards or bodies established by an act of the parliament or the state legislature or by the government where 51% or more participation is held by the government through equity or control। तो इन ये लोग कुछ नोटिफाइड हैं जिनको टीडीएस काटने की जरूरत पड़ती है। आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। अभी इसको बस ऐसे ही पढ़ लो, बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक तो कुछ तो यहाँ पर मैंने बुक में दिए ही हुए, ठीक है। कुछ कुछ और क्वेश्चंस या रिवीजन वाले सेशंस में यूट्यूब पर बीच बीच में लाता रहूंगा। इंस्टीट्यूट आरटीपी निकालेगा मई 24 के लिए, वो मैं यूट्यूब पर सॉल्व करवा दूंगा। इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स निकालेगा मई 24 के लिए, वो मैं यूट्यूब पर सॉल्व करा दूंगा। और इसके जो जो भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं यूट्यूब पर डालता रहूंगा। तो एकाग्रता से कि यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहना, ठीक है। वहां पर कुछ भी जो जीएसटी मई 24 की मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। जीएसटी मई 24 की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें जीएसटी से रिलेटेड जो भी होगा, या फिर सिंपली टैक्स, हाँ नहीं, जीएसटी मई 24 की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो मई 24 के लिए जो जो चीजें यूट्यूब पे होंगी वो सारी की सारी आपको उस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली इनकम टैक्स मई 24 की भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां पर करवा दूंगा, ठीक। ये हो गया। अब कैटेगरीज ऑफ पर्संस नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। देखो,
Tax deduction at source is not required in the following situations: when a public sector undertaking supplies goods or services to another public sector undertaking, regardless of whether they are considered distinct entities. तो एक PSU अगर दूसरे PSU को देगा तो TDS नहीं कटेगा. When the supply of goods or services occurs between individuals or entities specified in clauses A, B, C, D of section 51(1) of CGST Act. ठीक है. तो मतलब क्या हो गया कि अगर जैसे 51(1) में ABCD ये चार चीज है ना, 51(1)A, 51(1)B, 51(1)C और 51(1)D, अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो TDS वगैरह नहीं कटेगा. ठीक है, मतलब 51(1)A वाला कोई 51(1)A वाले को ही सप्लाई करेगा तो TDS काटने की जरूरत नहीं है. ये वाली बात हो गई. डिडक्टीज कौन होते हैं? डिडक्टीज मतलब जिनकी जेब से जिनके पैसे से TDS काटा जा रहा है. So the deductees are the suppliers whose total value of supply of taxable goods or services under a contract exceeds 2.5 लाख रुपए exclusive of tax and cess as per the invoice. तो अगर 2.5 लाख से ज्यादा का माल आप बेच रहे हो तो फिर TDS कटेगा. ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा का माल अगर आप बेच रहे हो तो TDS आपका कटेगा. स्टैंडर्ड रेट ऑफ डिडक्शन देखो क्या है यहां पर. The tax deduction rate as per the CGST Act 2017 is set at 1% of the payment made to the supplier of the taxable goods or services. This deduction applies when the total value of such supplies under contract exceeds 250, excluding the central tax, state tax वगैरह 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 mentioned in the invoice. तो TDS का जो रेट है वो क्या है? CGST का 1% है. ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं कुछ माल बेच रहा हूं, ठीक है, दिस इज NK एंड यहां पर मैं किसी का भी एग्जांपल ले लेता हूं. यहां पर मैं एग्जांपल ले ले रहा हूं विकास कुमार मिश्रा का. ठीक है, मैंने इसको माल बेचा 2,60,000 रुपए का. मैंने इसको माल बेचा 2,60,000 रुपए का. ठीक है, अब 2,60,000 रुपए वैल्यू है, इसके ऊपर CGST SGST अभी नहीं. ठीक है, तो मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ कोर्स. ठीक है, तो 2,60,000 रुपए का जब विकास मेरे को पेमेंट करेगा तो फिर उस पर 1% CGST और 1% SGST के नाम का TDS काट लेगा. बेसिकली 2,60,000 रुपए का पेमेंट करते समय ये 2% का TDS काटेगा. ठीक है, ये 2% का TDS काटेगा. ठीक है, चलो ये हो गया. Therefore, even if individual supplies are less than 250, अगर individual supplies less than 250 है, TDS must be deducted if the total value of supplies under single contract exceeds 2,50,000 rupees. एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो फिर TDS कटेगा. Deductors are required to deduct tax at a rate of 1% from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services under the CGST Act 2017. It's worth noting that Section 20 of the IGST Act specifies that in case of tax deduction at source, deductor must withhold tax at a rate of 2% from the payment made or credited to the supplier. ठीक है, तो CGST SGST का में अगर TDS 1% काटना है तो IGST के लिए अगर मान लो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है और इंटर स्टेट सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो 2% के रेट से TDS कटेगा. ठीक है, ये तो 1% के रेट से CGST और SGST वाला TDS है ना, 1% CGST 1% SGST. तो TDS में भी वही वाली चीज हो गई कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो फिर आपको TDS काटना होगा 2% के रेट से. गेटिंग इट एवरीवन? चलो आओ. नो TDS. The proviso within section 51(1) stipulates that TDS will not be applicable when the supplier's location and the place of supply differ from the state or union territory of the recipient's registration. इसको हम लोग जरा कायदे से समझते हैं. ठीक है, इस वाली लाइन को कायदे से समझते हैं. पॉइंट नंबर 2 में देखो, this statement can be clarified through the following scenarios. Number 1, when the supplier, place of supply and recipient are all within the same state. सप्लायर भी वही है, रेसिपिएंट भी वही है. सप्लायर भी उत्तर प्रदेश का, रेसिपिएंट भी उत्तर प्रदेश का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी उत्तर प्रदेश. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड TDS कंप्राइजिंग सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस विल बी डिडक्टेड. तो TDS कट जाएगा. द सप्लायर रेफर्ड टू एज डिडक्टी कैन टेक क्रेडिट ऑफ दिस TCS इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ठीक है, तो सप्लायर को उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा. when both the supplier and the place of supply are in different states. ठीक है, सप्लायर सपोज मैं हूं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? इंदौर. प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर मध्य प्रदेश. In such cases, integrated tax is levied and TDS to be deducted will be in the form of TDS integrated tax. The supplier, that is the deductee, can also take credit of this TDS under his electronic cash ledger. तो जो भी मेरा TDS काटा जाएगा, क्योंकि अभी मैं सप्लायर हूं, एकाग्रता रेसिपिएंट है, एकाग्रता मुझे पैसे देते वक्त जो भी TDS काटेगा उसका क्रेडिट मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर मिल जाएगा. तीसरा, when both the supplier and the place of supply in state A and the recipient is located in state B. ठीक है, तो सप्लायर भी यहीं का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहीं की है, लेकिन रेसिपिएंट जो है वो स्टेट बी में है. अब देखो इसमें क्या होता है,
दिस रिजल्ट्स इन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई सब्जेक्ट टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि रेसिपिएंट इधर उधर का है तो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई, सॉरी रेसिपिएंट कहीं और है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई तो यही है, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यही है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। ठीक, in such a case transferring TDS comprising of central tax and state tax of state B जहां पर recipient है to the cash ledger of the supplier comprising central tax and state tax of state A becomes difficult। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो ट्रांसफर वगैरह होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, therefore TDS will not be deducted in such cases। ठीक है, तो ऐसे केस में TDS वाला बवाल रखो ही मत। ठीक है, सप्लायर उत्तर प्रदेश का है, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश की है, सप्लायर उत्तर प्रदेश का है, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश की है, रेसिपिएंट कहां बैठा है, मध्य प्रदेश में, रेसिपिएंट मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है। तो ऐसे में बोला गया कि ऐसे में टीडीएस काटो ही मत, ऐसे में बोला गया ऐसे में टीडीएस काटो ही मत। ठीक, thus when both the supplier and the place of supply differ from those of the recipient। ठीक है, जब सप्लायर की प्लेस और जब सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट की लोकेशन से अलग है, नो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स विल बी इनिशिएटेड, नो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स विल बी इनिशिएटेड। ठीक है, तो अब देखो लोकेशन ऑफ सप्लाई का स्टेट ए है, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए है, रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट स्टेट ए, टीडीएस कट जाएगा। ये स्टेट ए ये स्टेट बी, टीडीएस नहीं कटेगा। स्टेट ए स्टेट बी ये कटेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट अलग अलग है, मतलब सेम है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी वन ये तो बाकी सेम चीज यूनियन टेरिटरी वाली चीज है। तो ये भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, डन। तनु, प्राजक्ता, राधिका, जहरा, सादिक, श्री खन्ना, पोमे, पूजा, पूजन, अर्शिया, शीतल, कृष्णकांत, वेरी नाइस। तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, रेसिपिएंट की लोकेशन अलग स्टेट में है, टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज टीडीएस कटेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे, सेक्शन 15 के हिसाब से निकलेगी, उस वाली वैल्यू पर टीडीएस कटेगा, उसमें ऑब्वियसली टैक्स वाले कंपोनेंट्स को नहीं लेंगे। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए का माल बेच रहा हूं और उस पर 18,000 रुपए का मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूं, तो टीडीएस मेरा किस पर कटेगा, टीडीएस 1 लाख पर कटेगा, 18,000 पर नहीं कटेगा। ठीक है, मतलब अब 2.5 लाख से कम है वो उस पर मत आना, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट कि इस वाली वैल्यू पर लगेगा, जीएसटी वाली वैल्यू पर टीडीएस नहीं कटता है। For TDS under section 51 of the CGST Act 2017, the value of supply is determined as the amount specified in the invoice excluding the components of taxes। ठीक, फिर आगे देखो, deposit of TDS with the government, the deductor is required to transfer the deducted tax amount to the government's account by 10th of the succeeding month। इनकम टैक्स में क्या है, 7 तारीख तक, अगले महीने की 7 तारीख को करना होता है, यहां पर अगले महीने की 10 तारीख तक करना होता है। ठीक है, तो अगर दिसंबर में मैं कोई भी टीडीएस काटूंगा, ठीक है, कहीं से भी अगर मैं सप्लाई ले रहा हूं, अगर मैं कहीं से भी मैं सप्लाई ले रहा हूं, मुझे उसको पेमेंट करना है और मैं उसका पेमेंट करते वक्त अगर मैं टीडीएस काटूंगा तो अगले महीने की 10 तारीख तक मुझे वो टीडीएस वाला अमाउंट जमा कर देना होता है। टीडीएस सर्टिफिकेट, द डिडक्टर, द इंडिविजुअल डिडक्टिंग टैक्स यानी द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई is obligated to issue a TDS certificate in a prescribed format to the deductee। तो अब मैं टीडीएस काटने के बाद मुझे उसको टीडीएस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। The content of the form GSTR 7A which is a TDS certificate are given below। ठीक है, तो जो TDS सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या क्या होगा, पहले तो सर्टिफिकेट नंबर, GST IN ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर, GST IN ऑफ द डिडक्टी, लीगल नेम ऑफ द डिडक्टी, ट्रेड नेम इफ एनी। लीगल नेम क्या होगा, जैसे मेरा लीगल नेम है निशांत कुमार, ठीक है, मेरा लीगल नेम है निशांत कुमार, लेकिन मेरा ट्रेड नेम जो मेरा बिजनेस नेम है, मेरा बिजनेस नेम क्या है, मेरा बिजनेस नेम है सीए निशांत कुमार। ठीक है, तो मेरा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसपे मेरा लीगल नेम निशांत कुमार लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरा ट्रेड नेम है वो सीए निशांत कुमार लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार कोई भी चीज अगर मैं इंटरनेट से ऑनलाइन परचेज करता हूं तो वो लोग पूछते हैं कि डू यू वांट अ जीएसटी इनवॉइस। ठीक है, जीएसटी इनवॉइस के लिए वो क्यों पूछते हैं, जिससे मैं उसका क्रेडिट ले पाऊं। मैं कोई भी चीज अगर दुकान से खरीद रहा हूं, ऑनलाइन खरीद रहा हूं, तो फिर मुझे जीएसटी इनवॉइस चाहिए होती है। मुझे जीएसटी इनवॉइस इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जो भी मैं सामान खरीदता हूं लार्जली वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है। ठीक है भाई, मैं क्या खरीदूंगा, फोन खरीदूंगा, कुछ किताबें खरीदूंगा, चलो फिजिकल बुक्स पे, हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। लेकिन जो भी मैं कोई भी सामान खरीदूंगा, मैंने सपोज कैमरा खरीदा 18% का जीएसटी, मैंने लाइट्स खरीदी 18% का जीएसटी, तो जितने भी मेरे कैपिटल गुड्स हैं इन पर जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, मुझे बिल्कुल मिलेगा। तो ये जीएसटी के क्रेडिट के लिए वो लोग मेरे से जीएसटी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। सर्टिफिकेट जब मांगते हैं तो कई बार वो लोग फॉर्म भरवाते हैं कि आपका लीगल नेम क्या है, आपका ट्रेड नेम क्या है।
तो सर्टिफिकेट तो वो जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, देन दे इशू मी अ टैक्स इनवॉइस, जिसके बेसिस पर मैं जीएसटी का क्रेडिट ले पाता हूं। Tax period in which tax deducted unaccounted for in GST are 7, details of supplies, amount of tax deducted, ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन कर देनी होती है। ठीक। नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर, मतलब क्या हो गया, मैंने टीडीएस काट तो लिया लेकिन मैंने टीडीएस जमा नहीं किया। If the deductor does not transfer the deducted TDS amount to the government within the specified time frame, यानी अगले महीने की 10 तारीख तक अगर मैंने TDS नहीं जमा किया, he would be subject to paying penalty interest as outlined in section 50 in addition to the deducted tax amount. तो मेरे ऊपर पेनल्टी भी लग जाएगी। Reflection of amount of TDS, the amount of tax deducted is reflected in electronic cash ledger of the deductee. तो जैसे ही मैं वो TDS जमा करूंगा, जिसका TDS मैंने काटा है, ठीक है, उसके जीएसटी आईएन पर देख रहे हो आप, इनकम टैक्स के साथ इसका इक्विवेलेंस बनाना। इनकम टैक्स में हम क्या बात करते थे कि अगर मैं टीडीएस डिपॉजिट करता हूं तो मैं तुम्हारे पैन पर तुम्हारा टीडीएस डिपॉजिट करूंगा, तो तुम्हारे पैन पर टीडीएस का क्रेडिट तुमको दिखता रहेगा, ठीक है, तुम्हारे एआईएस पर तुमको क्रेडिट दिखता रहेगा। कई बार इसके बारे में हम लोगों ने इनकम टैक्स वाली क्लासेस में बात की हुई है। यहां क्या हुआ, यहां अगर मैं तुम्हारा टीडीएस काट रहा हूं तो तुम्हारे जीएसटी आईएन पर उसको डिपॉजिट करूंगा, तो तुम्हारे जीएसटी आईएन पर तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होगा वहां पर दिख जाएगा, तुम उसका क्रेडिट ले सकते हो। रिटर्न फाइल्ड बाय द डिडक्टर अंडर सेक्शन 39(3), ये चैप्टर रिटर्न्स वाले चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे, वहां पर भी आपको दिख जाएगा। The deductee can claim credit of tax deducted in his electronic cash ledger. आपका टीडीएस काटा है, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। This provision allows the government to verify the accuracy of the deduction made by the deductor and ensure there is no discrepancy between the amount indicated in the electronic cash ledger and the amount reported in the return filed by the deductor. तो verification वगैरह हो जाता है। This is similar to existing practice in income tax relating to e-TDS returns filed by the deductor and 26AS statement available for viewing the TDS remitted in respect of transactions by the deductee. तो ये फॉर्म वही 26AS, ठीक है, AS 26, राइट। तो ये फॉर्म 26AS के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो ये उसी की तरह से हो जाता है। ये देखो, determination of amount in default, any default in determination of the amount under section 51 shall be made in a manner specified in section 73 or 74 as the case may be। तो default वाले sections हैं 73 और 74, आप सी फाइनल में पढ़ोगे। refund of excess या erroneous deduction, तो the deductor or the deductee can claim refund of excess deduction or erroneous deduction. The provisions of section 54 relating to refunds would apply in such cases। ठीक, registration पर आ जाओ। Any individual required to deduct tax in accordance with the provisions of section 51 must electronically submit a registration application using the prescribed form through the common portal। ठीक है, तो अभी अगर मेरे ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ रही है तो मुझे उसके लिए रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। The competent officer will, after thorough verification, approve the registration within 3 working days from the date of the application। तो मैंने एप्लीकेशन दी, 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल आएगा। Furthermore, if in response to a request, inquiry or other process under the act, the proper officer determines that an individual is no longer obligated to deduct tax at source under section 51, he may terminate the registration। अगर proper officer को लगता है कि अब ये बंदा, अब ये निशांत कुमार टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं है, तो मेरा जो टीडीएस काटने वाला रजिस्ट्रेशन होगा उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। The procedures for cancellation of registration as provided in Rule 22 of the GST rules will be followed। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, for instance, if a supplier makes a supply amounting to 20 lakh rupees to a recipient and the GST at the rate of 18% is applicable, the recipient, when paying 20 lakh rupees to the supplier, should deduct a 2% comprising CGST 1%, SGST 1%, which equals 4 lakh rupees as TDS। ठीक बात हो गई। अगर मैं 20 लाख का सामान मैंने खरीदा, मैंने सपोज 20 लाख का सामान खरीदा, अब मैं 20 लाख रुपए पे करूंगा तो उस पर 2% का टीडीएस मुझे काटना होगा, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर का सामान 2.5 लाख से ऊपर का पेमेंट कर रहा हूं। For TDS calculation, the value does not include the 18% GST। बताइए हमें, the TDS amount deducted must be deposited in the government's account by the 10th of the following month। ये भी पता ही है हमें। The TDS deposited in the government account will be reflected in the electronic cash ledger of the supplier, who can then utilize it for payment of payments or other obligations। ठीक है, तो पूरी की पूरी TDS की कहानी इस पॉइंट नंबर 4 में आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 51 ओवर, TDS आपका काम खत्म हो गया है। आओ TCS के बारे में बात करते हैं। तो TCS के बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई है, ठीक है। इनफैक्ट कल ही हम लोगों ने TCS वाला चैप्टर भी किया था, पूरा के पूरा TCS के बारे में बात की थी। अब TCS में क्या होता है, आपको मुझसे पेमेंट लेना है, आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लोगे, ठीक है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मुझे आपको पेमेंट देना है, मैं कुछ कम पैसा दूंगा। अब क्या है, मुझे आपको पेमेंट देना है, मैं कुछ ज्यादा पैसा दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझसे ज्यादा पैसा ले रहे हो। TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक। तो TCS रेफर्स टू द टैक्स कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स।
अब टीसीएस कौन लेता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स लेते हैं. TCS refers to the tax collected by electronic commerce operators when a supplier offers taxable goods or services via the electronic commerce operators platform and the payment for this supply is handled by the said electronic commerce operator. ठीक है, तो अभी अगर मैं Amazon के थ्रू कुछ सामान बेच रहा हूं तो Amazon इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. ये पैसा जब आप Amazon से कोई भी सामान खरीदते हो तो आप डायरेक्टली सप्लायर को नहीं देते हो. ठीक है, सपोज आप मेरी टैक्स की बुक Amazon से खरीद रहे हो. ठीक है, तो आप पैसा किसको दे रहे हो? आप पैसा Amazon को दे रहे हो. अब Amazon बाद में फिर मेरे को देगा वो पैसा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है Amazon, उसके थ्रू मैं अपनी किताबें सप्लाई कर रहा हूं. The functioning of electronic commerce operators can be better illustrated with the following example. अब आओ ये वाला एग्जांपल देखते हैं. India has numerous electronic commerce operators such as Amazon, Flipkart, UrbanClap and others. These operators showcase products and services on their platforms that are actually provided by different individuals or entities to the consumers. हमें पता ही है ये बात. Goods or services from various suppliers are displayed on the operator's platform and consumers make purchases through these portals. पता है? When an order for a specific product or service is placed, the actual supplier delivers a chosen product or service to the consumer through the operator. जब order place होता है, Amazon मुझे बताएगा, मैं Amazon के through supply कर दूंगा. The price or consideration for the product or service is collected by the operator from the consumer and following the deduction of an agreed upon commission and associated expenses is then remitted to the actual supplier. तो Amazon क्या करेगा? उस पैसे को ले लेगा, कस्टमर से पैसे को ले लेगा, उसमें से अपना कमीशन काटेगा, कुछ और बाकी सारी चीजें काटेगा और बाकी पैसा मेरे को दे देगा. इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स फंक्शन करते हैं. आओ देखो, Who is liable to collect TCS? TCS कलेक्शन की लायबिलिटी किसकी है? Every electronic commerce operator who acting independently and not as an agent is required to collect tax at source on the net value of taxable supplies. Net value of taxable supplies पर ECOs को TCS collect करना होता है जो independently act कर रहे हैं, not as an agents. This applies to supplies made by suppliers through the ECO's platform provided that ECO is responsible for collecting the payment on behalf of the supplier for these supplies excluding any returns. ECO लेगा, अगर पैसा लेगा तो TCS लगाएगा. Rate of TCS क्या है? The rate of TCS is 0.5% of the net value for intrastate taxable supplies and 1% of the net value for interstate taxable supplies. Example, if a product is sold for 1120 रुपए including GST at 12% through an operator by a supplier, the operator would collect TCS at the rate of 1% on the net value 1000 rupees. Net value आपकी 1000 rupees होगी. ठीक है, GST माइनस करने के बाद, which amounts to 10 रुपए in case of interstate supplies. अब ये जो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है जिसके ऊपर टीसीएस लगता है, वो नेट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? देखो, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. Aggregate value of taxable supplies of goods or services other than notified services under section 9(5) by all registered persons. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. 9(5) में कौन कौन सी चीजें नोटिफाइड थी? 9(5) में कौन कौन सी चीजें नोटिफाइड थी? पहली बात मैं बता दूं, 9(5) था क्या? 9(5) था क्या? सेक्शन 9 था क्या? ठीक है, सेक्शन 9 ये था कि जीएसटी कौन पे करेगा. सेक्शन 9 था लेवी ऑफ जीएसटी. सेक्शन 9 में हमने कहा था कि देखो वैसे तो जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज पर लगता है, जहां सप्लायर ही मतलब फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी लगता है. कि मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कुछ सामान बेच रहा हूं तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को जीएसटी पे करूंगा, आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा. लेकिन 9(3) और 9(4) में हमने रिवर्स चार्ज के बारे में बात की थी. रिवर्स चार्ज क्या था कि मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करूंगा, आप खुद जीएसटी का अमाउंट सरकार को पे करोगे. दैट वाज 9(3) एंड 9(4). 9(5) क्या था कि मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैंने जोमैटो के थ्रू आपको खाना बेचा. अब ना तो जीएसटी मुझे आपसे लेना है ना तो आपको देना है. जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा. ठीक है, और उसमें कुछ 4-5 सर्विसेज वहां पर मेंशन थी. एक तो जोमैटो स्विगी मेंशन था, एक मेक माई ट्रिप ओयो मेंशन था, एक अर्बन क्लैप मेंशन था. ठीक है, इस टाइप की 3-4 सर्विसेज वहां पर मेंशन थी 9(5) वाली. ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है देखो 9(5) की बात हम नहीं कर रहे. 9(5) के अलावा जो भी सर्विसेज या गुड्स आपने दिए हैं उस सब की टैक्सेबल सप्लाईज आपको रखनी होगी, 9(5) के नहीं. लेस टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न टू द सप्लायर, और ये आपकी नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ रही है. Currently, services notified under section 9(5) wide notification ये as amended as are given below. तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा. 9(5) में क्या क्या दिया हुआ है देखो. 9(5) में ये 4 चीजें दी हुई हैं. सप्लाई बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, हाँ ये ओला उबर ये मैं भूल गया था. ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें तो बताई थी, ओयो मेक माई ट्रिप, अर्बन क्लैप और जोमैटो स्विगी, ये 3 बताई थी. और चौथा क्या था? चौथा आपका ओला उबर. तो ये आपका ओला उबर हो गया, ये आपका ओला उबर हो गया, ये मेक माई ट्रिप और ओयो हो गया,
ये आपका क्या हो गया, अर्बन क्लैप वगैरह हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रेस्टोरेंट सर्विसेज, जोमैटो, स्विगी, ये आपका हो गया। ठीक है, ये 4 9(5) में स्पेसिफाइड है, जहां पर जीएसटी कौन पे करेगा, जीएसटी ईसीओ पे करेगा। ठीक है, जीएसटी ईसीओ पे करेगा। It is important to note that Section 20 of the IGST Act stipulates that in case of tax collected at source, operator is authorized to collect tax at the rate not exceeding 2%, as may be notified based on the recommendations of the council. The rate has been notified as 1% for collecting tax at source under IGST. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की। बेसिकली क्या है कि TCS का जो रेट है वो 0.5% CGST और SGST का है, और IGST का 1% है। तो यहां पर बस इतना ही बोला गया है इस वाले पॉइंट में कि जो IGST का ये है रेट है टीसीएस का, ये 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी 1% चल रहा है। मतलब अगर सरकार चाहे तो टीसीएस का रेट बढ़ाकर 2% कर सकती है। अगर आईजीएसटी वाले टीसीएस का रेट 1% से बढ़ेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले टीसीएस के रेट्स 0.5 से बढ़ जाएंगे। इधर देखो, the authority given to e-commerce operators to collect tax at source does not affect or limit any other methods or means through which the government can recover taxes from these operators. ठीक है, यहां पर यह बोला गया है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जो हम अथॉरिटी दे रहे हैं कि तुम टीसीएस कलेक्ट करो, इसका मतलब यह नहीं कि सरकार ई-कॉमर्स ऑपरेटर से किसी और तरीके से टैक्स नहीं ले सकती। In essence, e-commerce operators have a specific responsibility to collect tax at source as defined by the law, but this responsibility does not prevent the government from using other ways to recover taxes from them if necessary. ठीक है, मतलब कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर ये नहीं कह सकता कि सुनो हम टैक्स दे चुके हैं, हम टीसीएस कलेक्ट करके आपको दे चुके हैं। ठीक है, हम टीसीएस कलेक्ट करके आपको दे चुके हैं, अब हम और टैक्स आपको नहीं देंगे। तो ये वाली चीज यहां पे लिखी है, सरकार चाहे तो और भी टैक्स ले सकती है। The powers granted to e-commerce operators are confined solely to the task of collecting tax at source as specified in the relevant regulations. These operators are not granted additional powers or responsibilities beyond this particular tax collection role. ठीक है, अब जो टीसीएस ईसीओ ने कलेक्ट किया है, क्या वो सरकार को देगी? ऑफ कोर्स देगी। तो the TCS funds collected by the ECO must be deposited into the government treasury within 10 days after the conclusion of the month in which the collection took place. मतलब वही अगले महीने की 10 तारीख। फॉर एग्जाम्पल अगर जुलाई में हो रहा तो 10 अगस्त तक ये जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग अपने आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोग अपने आप से देख लेना। आओ फटाफट से यहां पर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, कि टीसीएस कलेक्ट करने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन लगाना होगा, जैसे टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी, उसी तरह से टीसीएस के लिए भी रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो any person required to deduct tax in accordance with the provisions of section 52 must electronically submit a registration request using the prescribed forms through the common portal. The proper officer will, after thorough verification, approve the registration within 3 working days from the date of application. ठीक है, तो वो अप्रूव कर देगा। एडिशनली इफ ड्यू टू अ रिक्वेस्ट इंक्वायरी वगैरह वगैरह ये कैंसिल करने वाली बात आती है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। फिर आपका ये आ जाता है फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट्स बाय ईसीओ। ठीक है, तो ईसीओ को मंथली और एनुअल स्टेटमेंट्स फाइल करने होंगे। Electronic commerce operator is required to submit an electronic statement containing information about the goods or services it facilitated, including return supplies and the TCS amount collected during the month. This statement should be filed within 10 days after the end of each month in which the supplies were made. ठीक है, तो जो 10 अगले महीने की, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में जितना भी आपने टीसीएस कलेक्ट किया, जो भी सप्लाईज आपके थ्रू हुई, उन सप्लाईज की और टीसीएस की डिटेल्स आपको मंथली रिटर्न में फाइल करनी होंगी 10 जनवरी तक। अब देखो यहां पर एक अमेंडमेंट आया है और इस अमेंडमेंट के पीछे की ना मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट। एक हर ईसीओ को फॉर्म जीएसटीआर 8 भरना होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, विच विल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स और सर्विसेज इट फैसिलिटेटेड, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी कि उस ईसीओ ने क्या क्या गुड्स या सर्विसेज अपने थ्रू बिकवाई हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रिटर्न्ड सप्लाईज, कितना वापस आया है, and the TCS amount collected during the month, ठीक है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है, this statement should be filed within 10 days after the end of each month in which the supplies were made। ठीक है, ये आपको 10 दिन के अंदर अंदर करना होगा। ठीक है, जिस महीने में सप्लाई की, मतलब अभी सपोज जैसे मार्च महीना चल रहा है तो 10 अप्रैल तक जीएसटीआर 8 किसी भी ईसीओ को फाइल करना होगा। ठीक है, अब सुनो, ये वाली चीज जो है ये सप्लायर को मेड अवेलेबल करवानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जब भी हम एक सेकंड के लिए ईसीओ की बात नहीं करते, एक सेकंड के लिए हम लोग बात करते हैं नॉर्मल सप्लायर्स के बारे में। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल सप्लायर जो होता है वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है।
ठीक है, मैं अगर नॉर्मल सप्लायर हूं, आई एम नॉट सप्लाइंग माय गुड्स थ्रू ईसीओ, आई एम जस्ट अ नॉर्मल रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, तो व्हाट विल आई डू, आई विल सप्लाई माय गुड्स थ्रू, आई विल सप्लाई माय गुड्स एंड अपने जैसे ये महीना खत्म हो जाएगा तो अगले महीने की 11 तारीख को, अगले महीने की 11 तारीख को मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा। जैसे ही मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, जो मेरा रेसिपिएंट है, जो मेरा रेसिपिएंट है, उसके जीएसटीआर 2A और 2B में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, उसके जीएसटीआर 2A और 2B में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी, जिससे वो इसका क्रेडिट ले पाएगा। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ईसीओ ये जो जीएसटीआर 8 फाइल करता है, इसकी डिटेल्स भी तो उन सप्लायर्स को जानी चाहिए जिन्होंने अपना माल ईसीओ के थ्रू बेचा है। ठीक है, तभी तो वो सप्लायर्स क्रेडिट वगैरह ले पाएंगे, या ईसीओ ने जो भी टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है उसका टीसीएस का वो लोग क्रेडिट ले पाएंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये सिर्फ उन सप्लायर्स को जाएगी जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होंगे। एकदम सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। हुआ क्या कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोगों ने देखा था पर्सन्स नॉट लायबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन, और यहां पर एक चीज जो इन लोगों ने यहां पर ऐड की है वो ये है, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ required to collect TCS under section 52 with turnover of supplier in the preceding and the current financial year not exceeding the registration threshold subject to conditions। यहां क्या बोला हुआ है कि अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स भी अपना माल ईसीओ के थ्रू बेच सकते हैं। ठीक है, अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स भी अपना माल ईसीओ के थ्रू बेच सकते हैं अगर उनकी जो टर्नओवर है, उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो। राइट, अब ईसीओ भाई साहब के थ्रू जो भी सामान बिकेगा, ईसीओ उसके लिए तो जीएसटीआर 8 फाइल करेगा, ईसीओ उसके लिए जीएसटीआर 8 फाइल करेगा, और वो जीएसटीआर 8 वाली डिटेल्स सप्लायर्स को पहुंचवानी भी होंगी, सप्लायर्स को मेड अवेलेबल भी करवानी होंगी। अब अगर ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो क्या ये क्रेडिट वगैरह कुछ ले सकता है? कोई मतलब ही नहीं है। तो बस एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन यहां पर आया है कि द डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52(1) furnished by the ECO shall be made available electronically to each of the registered suppliers on the common portal after filing form GSTR 8 for claiming the amount of tax collected in electronic cash ledger after validation। ठीक है, तो सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर्स को ये मेड अवेलेबल करवानी होंगी ये सारी की सारी डिटेल्स के, देखो तुम्हारा इतना टीसीएस हमने कलेक्ट किया हुआ है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स के लिए नहीं। ठीक है, तो यही नोट में यहां पर दिया हुआ है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज एंड नाउ अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स ऑफ गुड्स आर आल्सो अलाउड टू मेक सप्लाईज थ्रू ईसीओस, are also allowed to make supplies through ECOs till the time their turnover does not exceed the prescribed threshold limit. Rule 67 has been amended to clearly bring out the details of TCS furnished by ECOs in Form GSTR 8 shall be made available only to the registered suppliers, as the supplies made by unregistered persons do not attract TCS। ठीक है, supplies made by unregistered persons does not attract TCS। तो एक यहां पर छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ है। In addition, the ECO is obligated to file an annual statement GSTR 9B on or before 31st December following the end of the financial year। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपको एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना होगा। The commissioner has the authority to extend the deadline for the submission of monthly and annual statement by individuals collecting tax at source। ये चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है। फिर ये लास्ट चीज है यहां पर, notice to the operator seeking details। An officer with a rank not lower than deputy commissioner has the authority to send a notice to an operator requesting information regarding the quantity of goods or services supplied and the inventory of goods held in warehouses or storage facilities। तो ECOs को नोटिस भेजा जा सकता है और ECOs को ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि कितना आपके पास गुड्स और सर्विसेज आपने सप्लाई किया, अभी आपके वेयरहाउस में कितने गुड्स और सर्विसेज स्टोर्ड है। The operator must provide these details within a period of 15 working days। 15 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दो। If an operator fails to provide the requested information, they may face penalties under section 122 in addition to a potential fine of up to 25,000 रुपए। ठीक है, और इसी के साथ आपका TDS TCS यहां पर समाप्त हो जाता है। ये जो चीज है सर्कुलर नंबर ये डेटेड 17 जुलाई 2023, ये सरकार ने इशू किया है, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है ये। ठीक है, ये जो क्लैरिफिकेशन ऑन TCS लायबिलिटी है, ये वाली चीज सरकार ने नोटिफाई कर दी है, लेकिन अभी स्टडी मटेरियल में नहीं है। स्टडी मटेरियल में क्यों नहीं है? क्योंकि स्टडी मटेरियल में 30 अप्रैल 2023 तक की चीजें। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक जो हुआ है, जो भी 31 अक्टूबर तक जो भी सरकार ने नोटिफाई किया है, वो सब भी आपके एग्जाम में आएगा, जितना इंस्टीट्यूट बताएगा। अब विल हैव टू वेट। जनवरी में यूजुअली ICAI नोटिफाई करता है कि देखो ये अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की हैं जो आपके May 24 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर ICAI ने इसको नोटिफाई कर दिया, मैं YouTube पे पढ़ा दूंगा। अभी के लिए आप लोग इसको, अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसको स्किप कर सकते हो।
ये वाला जो क्लैरिफिकेशन था ये आईसीएआई ने नोटिफाई नहीं किया है, आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में ये वाला क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो फिर इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्लैरिफिकेशन है ये बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, मेरी बुक में आपको ये वाला क्लैरिफिकेशन मिलेगा, तो आप इसको यहां से काट सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग अपने आप से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं।